हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जीआईटी या डाइजेशन वाला पार्ट, जो कि सीएसआईआर नेट की एनिमल फिजियोलॉजी का पार्ट है। तो आज हम इसे एक पार्ट में कवर करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली ये 2 से 3 पार्ट में कवर हो जाएगा। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, लेट्स स्टार्ट विद दैट। सबसे पहले लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। मतलब हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स पार्ट को सिंपल में या और अनएब्जॉर्बेबल पार्ट वाले को एब्जॉर्बेबल फॉर्म में जब हम चेंज करते हैं तो हम उसे बोलते हैं डाइजेशन। ठीक है, अब देखो सबसे पहला पॉइंट, कॉम्प्लेक्स को हमने यहाँ पर सिंपल में चेंज किया। दैट मीन्स जो हम प्रोटीन्स खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, उसको हम स्मॉलर माइक्रो मॉलिक्यूल्स में चेंज करके एब्जॉर्ब कराते हैं हमारी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये एक तरीके का केमिकल और एक तरीके का मैकेनिकल मेथड है, मतलब केमिकल भी है और मैकेनिकल। यहाँ पे दोनों पार्ट्स को इसलिए इन्वॉल्व किया कि केमिकल का मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स यूज़ होते हैं। इसके बाद मैकेनिकल इसलिए क्योंकि वी आर यूजिंग आर टीथ, जो कि च्यूइंग के लिए यूज़ हो रहा है, तो वो एक तरीके का मैकेनिकल हो गया। प्लस उसके बाद जब हम इसोफेगस में अंदर खाने को लेते हैं तो वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, उसे हम बोलते हैं मैकेनिकल। तो इसलिए केमिकल और मैकेनिकल। अब देखो मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जैसा कि एक्सक्रीशन में भी हमने देखा था कि हम 3 फॉर्म में फूड में जो हमें न्यूट्रिएंट्स हैं वो 3 फॉर्म में मोस्ट प्रोबेबली मिलते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ठीक है, अब जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वो एक तरीके की कॉन्टिन्यूस ट्यूब है, मतलब एक ट्यूब है पूरी लंबी सी कॉन्टिन्यूस, वो ऐसी नहीं है कि बीच में ब्रेकेज है। तो वो एक कॉन्टिन्यूस ट्यूब है। इसके बाद क्या हुआ, वो माउथ से लेके एनस तक कंटिन्यू करती है। इसको हम कभी कभी ट्यूब विथ इन ट्यूब भी बोलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी है एक ट्यूब, ये हमारी एक ट्यूब बॉडी है और उसके अंदर एक और ट्यूब है, तो हम इसे कभी कभी ट्यूब विथ इन ट्यूब भी बोलते हैं। अब कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, जो जैसे कि है सबसे पहले बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। दिस ऑल इज बेसिक पार्ट। अब देखो आगे हमने कुछ ग्लैंड्स भी पढ़ रखे हैं जो इससे एसोसिएटेड होते हैं, जैसे सेलेवरी ग्लैंड, लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियास। ठीक है, अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बकल कैविटी के बारे में हमें क्या पता है। हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट मतलब हमें 4, हेट्रो मीन्स 4, यानी कि हमें 4 टाइप्स ऑफ डेंटिशन मिलता है, जैसे केनाइंस, इंसीजर्स, प्रीमोलार्स, मोलार्स। ठीक है, फिर डिफ्यूडोंट, डिफ्यूडोंट इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो डेंटिशन होता है ये लाइफ में 2 बार आता है, एक बार डिसीडियस, एक बार परमानेंट। ठीक है, हमने हेट्रोडोंट देखा, डिफ्यूडोंट देखा कि 2 तरीके के डेंटिशंस हैं। अब लास्ट होता है आपका थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब होता है कि आपके जो टीथ हैं वो एक सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर में फिट है, इसलिए हम इसे बोलते हैं थीकोडोंट। फिर हमें 4 टाइप्स ऑफ टीथ मिलते हैं, ये हमने हेट्रोडोंट में देख लिया है। अब नॉर्मल डेंटिशन क्या होता है, वो होता है 2123 अपॉन 2123 इंटू 2। ठीक, नेक्स्ट अगर हम इन्फेंट्स में देखें, बच्चों में देखेंगे, तो हमें यहाँ पर 2102 इंटू 2 का फॉर्मूला मिलता है। 18 ईयर्स में देखेंगे तो 2122 अपॉन 2122 का फॉर्मूला मिलता है बाय 2। अब यहाँ पे 2 क्यों है, क्योंकि विजडम टीथ अभी भी जो आपके 18 ईयर्स से कम के होंगे उनके पास वो विजडम टीथ नहीं होगी, तो हम यहाँ पे 2 बोलते हैं। ठीक, अब देखो टंग के पास क्या क्या है, टेस्ट बर्ड्स हैं, वहाँ पर जीपीसीआर प्रेजेंट है और वहाँ पर सर्कुलेशन भी होता है फूड का। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर कि सेलेवरी ग्लैंड्स में क्या है। सेलेवरी ग्लैंड्स जो होती है वो एक तरीके की कंपाउंड ट्यूबुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जो कि ओरल कैविटी में प्रेजेंट है। अब हमने 3 तरीके के सेलेवरी ग्लैंड्स देखे हुए हैं। सिंपल सी चीज़ है, सबसे पहला है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड क्या होता है, स्टेंस, पैरोटिड ग्लैंड पे जो डक्ट होती है उसे हम बोलते हैं स्टेंसिस ग्लैंड। ठीक है, और ये किस जगह पर होती है, ये होती है सेकेंड मोलार के पास पे। ये लार्जेस्ट ग्लैंड है बिलो द ईयर, अगर हम बाहर से देखेंगे तो हमें बिलो द ईयर मिलेगी, और 60 से 65% कंसनट्रेशन ऑफ सलाइवा यही देती है। फिर मेजर एंजाइम्स जो इससे सिक्रीट, मेजर एंजाइम्स जो होते हैं वो इसी से सिक्रीट हो रहे हैं, जैसे सेलाइवरी अमाइलेज। सेलाइवरी अमाइलेज का फंक्शन अभी आगे देखेंगे। तो पैरोटिड ग्लैंड की जो डक्ट हो गई वो हो गई स्टेंसिस डक्ट, और ये अप्रॉक्स 60 से 65% सलाइवा में देती है। फिर नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं।
नेक्स्ट है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये एक तरीके का मीडियम साइज़ है। जैसे पैरोटिड जो था वो आपका लार्जेस्ट था, ये मीडियम साइज़ है। ये 30% सलाइवा को कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा इसकी जो डक्ट होती है वो होती है वार्टन्स डक्ट। ऊपर वाले की हमने पढ़ी स्टेनसेंस डक्ट, ये होती है वार्टन्स डक्ट। फिर हम देखेंगे सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड जो होती है वो स्मॉलेस्ट होती है। ये 6% सलाइवा को कंट्रीब्यूट करती है। इसके अलावा ये मेनली जो दे रही है वो म्यूकस दे रही है। इसकी कुछ स्मॉल ग्लैंड्स होती हैं, लाइक ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी ग्लैंड जो होती है वो आपस में मिली होती हैं और फिर ये एक कॉमन डक्ट बना लेती हैं। तो जो छोटी छोटी वाली ग्लैंड्स हैं इन्हें हम बोलते हैं डक्ट ऑफ रिबिनस, और जो कॉमन डक्ट है उसे हम बोलते हैं बार्थोलिन डक्ट। फिर नेक्स्ट होता है सलाइवा। सलाइवा का हम कॉम्पोजिशन देख रहे हैं। जो कॉम्पोजिशन है सलाइवा को वो है 99% वाटर, 1% सॉलिड्स। इसका जो pH होता है वो होता है 6.2 टू 7.5, तो अप्रॉक्स हम 6.7 लेके चलते हैं। इस सलाइवा का जो प्राइमरी फंक्शन है वो होता है हमारा प्रोटेक्शन। मोस्टली अगर हम किसी से पूछेंगे तो बता देगा डाइजेशन, कि वो स्टार्च का तुम्हारा डाइजेशन यहाँ पे होता है, नहीं, पर इसका जो प्राइमरी रोल होता है वो होता है प्रोटेक्शन, और सेकेंडरी रोल होता है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले इसमें कौन कौन से एंजाइम्स हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो एंजाइम हमें मिलता है वो होता है सलाइवरी अमाइलेज, जिसका दूसरा नाम टाइलिन या अल्फा अमाइलेज भी होता है, ठीक। अब देखो ये जो सलाइवरी अमाइलेज था ये हमें कहाँ से आ रहा था, पैरोटिड ग्लैंड से आ रहा था। इसका काम क्या है, स्टार्च को तोड़ देता है ये माल्टोज में, माल्ट्रायोज में या डेक्स्ट्रिन में, ठीक। स्टार्च को इसने, मतलब ये स्टार्च को तोड़ता है। अब ये तोड़ता कहाँ पर है, मान लो ये आपका एक स्टार्च का स्ट्रक्चर है, ठीक। तो ये हमेशा कौन सा बॉन्ड को ब्रेक करेगा, अल्फा 1,4 लिंकेज को तोड़ेगा। पर अगर यही आपका अल्फा 1,4 लिंकेज लास्ट वाला हुआ, मतलब टर्मिनल पे हुआ, दो के बीच के, लास्ट के दो के बीच हुआ, तो ये उसे नहीं तोड़ेगा। कब तोड़ेगा, जब ये अल्फा 1,4 लिंकेज बीच में होगा तभी तोड़ेगा। इसके अलावा ये यही चीज़ यहाँ पर बताई हुई है कि, और ये जो ब्रांच्ड होता है ना, इसमें होता है आपका अल्फा 1,6 लिंकेज। तो ये क्या क्या नहीं तोड़ता है, ये टर्मिनल वाले अल्फा 1,4 नहीं तोड़ता, और ये ब्रांच्ड पे जो अल्फा 1,6 होता है वो नहीं तोड़ता। ये सिर्फ कौन से तोड़ता है, जो बीच वाले अल्फा 1,4 लिंकेज है, ये सिर्फ वही वाले लिंकेजेस तोड़ता है। फिर आप देखो लाइजोसोम क्या करता है। सबसे पहले ये जानो कि लाइजोजाइम हम कैसे पढ़ेंगे। देखो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को हमने दो तरीके से बताया, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की थिक लेयर, ठीक। और जो ग्राम नेगेटिव होता है उसमें यही पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर नहीं होती है। जब हम इसे स्टेन करते हैं तो हमें यहाँ पर डार्क स्टेन मिलता है, क्योंकि इसकी पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर थिक होती है। इसके अलावा इसके पास कोई भी आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती। अब ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है, हम ग्राम पॉजिटिव में देख रहे हैं कि जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है ये बना किसका है, नैग और नैम का, ठीक है। अब इस नैग और नैम में होती है एक लिंकेज जो होती है बीटा 1,4 लिंकेज। तो ये लाइसोजाइम क्या करता है, इसी बीटा 1,4 लिंकेज को तोड़ देता है। जब ये बीटा 1,4 लिंकेज को तोड़ देता है तो जो आपका बैक्टीरिया है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। समझ आया। ऊपर जब वो स्टार्च को तोड़ रहा था तो अल्फा 1,4 को तोड़ रहा था बीच वाले, यहाँ पर लाइसोजाइम में ये तोड़ रहा है बीटा 1,4 लिंकेज को। इसके अलावा यहाँ से कुछ म्यूसिन्स आते हैं जो एज अ ल्यूब्रिकेंट काम करते हैं। लैक्टोफेरेंस क्या होते हैं, बैक्टीरिया को क्या चाहिए होता है, आयरन चाहिए होता है टू सर्वाइव। बट ये लैक्टोफेरेन क्या करते हैं, उसी आयरन के साथ बाइंडिंग कर लेते हैं। जब उस आयरन के साथ बाइंडिंग कर लेंगे तो क्या बैक्टीरिया को आयरन मिल पा रहा है, नहीं। दैट मीन्स बैक्टीरिया के लिए सर्वाइव करना बहुत टफ हो जाता है। दैट उस कंडीशन में बैक्टीरिया टोटली ब्रेक डाउन हो जाता है। फिर यहाँ पर जो हमें इम्यूनोग्लोबिन मिलती है वो होती है IgA। इसके अलावा कुछ कैल्शियम मिलता है, क्लोराइड मिलता है, बाइकार्बोनेट, फोस्फेट, पोटेशियम। अब देखो जब ग्लैंड से आपका सिक्रीशन निकलता है तो वो आइसोऑस्मोटिक होता है, जब वो डक्ट में पहुंचता है तो वो हाइपोटोनिक हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पर कोई भी प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता मुंह में, ठीक है। कोई भी हम देखेंगे यहाँ पर कोई भी मुंह में आपके प्रोटीन का डाइजेशन नहीं है। आगे नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, हमें यहाँ पर क्या मिलता है, एक मिलता है लाइपेज या लिंगुअल लाइपेज। अब इसे सिक्रीट कौन कर रहा है, एबनर्स ग्लैंड कर रहा है, जो कि टंग के पीछे है। इसके अलावा ये सिक्रीट ज़रूर हो जाता है आपका माउथ में, पर ये एक्टिव कहाँ होता है, जाके स्टमक में। ये भी क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड्स को डाइग्लिसराइड्स में तोड़ता है।
नेक्स्ट टॉपिक जो हम चल रहे हैं वो है हिस्टोलॉजी ऑफ जीआईटी, मतलब पूरी जीआईटी की हम हिस्टोलॉजी, ये प्रॉपर ऑल ओवर हमें मिलती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम केवल स्टमक की, स्मॉल इंटेस्टाइन की, लार्ज इंटेस्टाइन की किसी की बात करें, हम ऑल ओवर पूरी जीआईटी को देख रहे हैं कि उसकी हिस्टोलॉजी क्या है, ठीक है। देखो हिस्टोलॉजी में क्या होता है, सबसे पहले ल्यूमेन होगी, ठीक है। ल्यूमेन मीन्स वाइड, कोई पाइप है उसके अंदर का जो खोखला हिस्सा, दैट इज ल्यूमेन। उसके किनारे होगी आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ये देखो, एक सेकेंड, इन्होंने पहले ल्यूमेन फिर एपिथेलियम बताया, उसके बाद ये जो ब्लैक लाइन गई है ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक। यहाँ तक देखो, इसके बाद अब मेन पार्ट शुरू होता है। सबसे पहले आ जाती है लैमिना प्रोप्रिया, ये रही आपकी ऑरेंज वाली लैमिना प्रोप्रिया, ठीक। उसके बाद आ जाती है मस्कुलैरिस म्यूकोसा। तो ये जो लैमिना प्रोप्रिया है और मस्कुलैरिस म्यूकोसा है, ठीक है, ये एक ही पार्ट है म्यूकोसा का, समझ रहे हो, ये म्यूकोसा का पार्ट है। कौन कौन सा, लैमिना प्रोप्रिया और मस्कुलैरिस म्यूकोसा, ये लिखा है। म्यूकोसा जो है उसमें एक एपिथेलियम की लेयर है, ये वाली जो ल्यूमेन के जस्ट बाद रेड कलर से बनी है। फिर उसके बाद लूज कनेक्टिव टिश्यू है जो कि है लैमिना प्रोप्रिया। फिर एक स्मूथ मसल की थिन लेयर है जो कि है एक मस्कुलैरिस म्यूकोसा, ठीक। अब हमें मिल गई दो, पहले हमने म्यूकोसा पढ़ लिया, म्यूकोसा में क्या क्या पढ़ा, लैमिना प्रोप्रिया, मस्कुलैरिस म्यूकोसा। फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे, सब म्यूकोसा पे। सब म्यूकोसा क्या है, एक डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। ऊपर वाला कैसा था, लूज कनेक्टिव टिश्यू था, ये वाला डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक। अब इसके पास मिलता है एक प्लेक्सिस, उस प्लेक्सिस का नाम है मिजनर्स प्लेक्सिस, ठीक है। ये प्लेक्सिस जो होता है वो पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल को कंट्रोल करता है, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल देखते हैं हमारी बॉडी में, सिक्रीशंस को, ब्लड फ्लो को कंट्रोल कर रहा होता है। फिर म्यूकोसा हो गया, सब म्यूकोसा हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चल रहे हैं, जो है पहला इनर सर्कुलर मसल्स, फिर आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ये हो गई तुम्हारी मस्कुलैरिस की पार्ट। अब देखो ये जो इनर और आउटर वाली जो हमने मसल्स पढ़ी है ना, इनके बीच में भी एक प्लेक्सिस होता है जिसका नाम होता है मेंट्रिक प्लेक्सिस या ऑर्बेच प्लेक्सिस। अब देखो ये जो प्लेक्सिस है, ये ऊपर वाला देखो कौन सा देख रहा था आपका, पैरासिम्पैथेटिक, बट ये वाला जो प्लेक्सिस है जो इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल के बीच में है, ये दोनों ही सिंपैथेटिक भी सिस्टम देखता है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम भी कंट्रोल करता है। अब नेक्स्ट पार्ट आ गया आपका सिरोसा, ठीक। सिरोसा से तो नॉर्मल सी बात है कि वहाँ से स्लिपरी फ्लूइड वाटरी सब्सटेंस निकलता है जो कि फ्रिक्शन नहीं होने देता बिटवीन द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। तो सबसे पहले हमने पढ़ा ल्यूमेन, फिर हमने पढ़ी इपिथेलियम, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर हम म्यूकोसा पे आ गए जिसके दो पार्ट्स थे, लैमिना प्रोप्रिया, मस्कुलैरिस म्यूकोसा। फिर हम चल गए सब म्यूकोसा पे। सब म्यूकोसा में हमारे पास क्या क्या था, यहाँ पर हमारे पास ये एक तरीके का डेंस कनेक्टिव टिश्यू था, इरेगुलर था। इसके बाद इसके पास एक प्लेक्सिस था जिसका नाम था मिजनर्स प्लेक्सिस। फिर मस्कुलैरिस में जब हम आए तो हमें पहले इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स मिली, इनके पास भी एक प्लेक्सिस था जो इन दोनों के बीच में था जिसका नाम था मेंट्रिक प्लेक्सिस या ऑर्बेच प्लेक्सिस। फिर आ गया सिरोसा। तो म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलैरिस, सिरोसा, ठीक है। अब इसके लिए मैंने ये एक शॉर्ट नोट बनाया हुआ है जिसमें आपको सब लिख जाएगा, ल्यूमेन, एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, लैमिना प्रोप्रिया, मस्कुलैरिस, इन दोनों ने बनाया आपका म्यूकोसा। ये है लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये है स्मूथ मसल थिन लेयर। सब म्यूकोसा ये डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इसके पास है मिजनर्स प्लेक्सिस। मस्कुलैरिस, फिर मस्कुलैरिस सर्कुलर, फिर मस्कुलैरिस लॉन्गिट्यूडनल, ये पूरा पार्ट मस्कुलैरिस का हो गया। इन दोनों के बीच में एक प्लेक्सिस होता है जो मेंट्रिक या फिर ऑजबैक्स प्लेक्सिस होता है। फिर सेरोसा, ये एक सिक्रीट करती है स्लिपरी फ्लूइड जो कि फ्रिक्शंस को प्रिवेंट करता है। अब देखो ये जो सब म्यूकोसा वाला पार्ट है ना, सब म्यूकोसा वाला पार्ट, इसके पास एक तरीके की कह लो कि फोल्डिंग्स होती हैं। जैसे फोल्डिंग्स का क्या काम होता है, किसी भी सरफेस एरिया को बढ़ाना। जैसे ये फोल्डिंग्स हैं, अगर हम इन्हें खोल देंगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो इन फोल्डिंग्स को हम क्या बोलते हैं, प्लाइके सर्कुलरिस या वॉल्स ऑफ कर्किंग्स। ये हमें सब म्यूकोसा में मिलती है। अगर हमसे कोई पूछे कि फोल्डिंग्स को हम क्या बोलेंगे जो कि सब म्यूकोसा में हमें मिल रही हैं, उन्हें हम बोलेंगे वॉल्स ऑफ कर्किंग या प्लाइके सर्कुलरिस, ठीक है। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे हम मूव करते हैं। तो लाइक वी हैव कंप्लीटेड द हिस्टोलॉजी ऑफ द जीआईटी। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि वंस द बोलस इज सॉलोड देन द पेरिस्टालसिस बिगिंस बिकॉज द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलर एंड स्मूथ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। मतलब देखो बोलस क्या होता है, बोलस इज सलाइवा प्लस वॉट एवर यू हैव टेकन इन योर फूड, ठीक। तो आपका बोलस
बाय पेरिस्टालसिस मूवमेंट ईसोफेगस से नीचे आएगा स्टमक में, है ना। तो अब ये जो चीज़ चल रही है ये कैसे हो रही है, पेरिस्टालसिस से हो रही है, जिसको हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं। नाउ हाउ इज़ दिस पेरिस्टालसिस मूवमेंट इज़ गोइंग ऑन। तो इसमें क्या होता है कि ये जो आपने इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पढ़ी ना, यही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, जिसकी वजह से आपका फूड जो है वो स्वेलो होता है, ठीक है। अब देखो, द ईसोफेगस कनेक्ट्स बकल कैविटी टू द स्टमक विच इज़ ट्यूबुलर इन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये जो ईसोफेगस है ये ट्यूबुलर होता है, ये तो सबको ही पता है, बेसिक सी चीज़ है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ रहे हैं। हमने माउथ बकल कैविटी पढ़ लिया, हमने सारे सलावरी ग्लैंड्स पढ़ लिए, हमने इसोफेगस का जान लिया कि उस पर पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, कैसे होता है। नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग टू स्टमक। अब जो आपका स्टमक होता है वो एक जे शेप्ड सैक लाइक ऑर्गन है। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, इसका प्राइमरी फंक्शन है कि वो फूड को स्टोर करता है, ठीक है। फूड को वो स्टोर करेगा टेम्परेरी वो फूड को स्टोर करेगा। और ये एक तरीके का पूरा बड़ा अच्छा खासा रीजन होता है। कहाँ आता है, बिटवीन ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब इसके ऊपर ईसोफेगस होगा और यहाँ से इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होगी। अब देखो, ये जो आपका स्टमक है इसको हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, किस पार्ट में। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने इस पार्ट को एक जगह पर पूरा कंसंट्रेट करके उसका जर्क एक जगह पे रखा है। अब आप देखना उसको, ये रहा आपका स्टमक पे सारी लेयर्स प्रेजेंट है जो हमने यहाँ पर पढ़ी। अब ये जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, कार्डियक पाइलोरिक। कार्डियक पहला है, कार्डियक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हार्ट के साइड से स्टार्ट होने वाला पार्ट है। पाइलोरिक, कार्डियक हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, फंडस बॉडी। वैसे ही पाइलोरिक को हमने डिवाइड किया एंट्रम और पाइलोरिक, ठीक है। यहाँ तक ये हो गई इसकी कि इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। अब हम इसकी हिस्टोलॉजी देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी तरीके की सेल्स प्रेजेंट हैं। सबसे पहले जो सेल्स होती हैं वो होती हैं गॉबलेट सेल्स या म्यूकस सेल्स, जो कि म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट होती हैं पेराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स। ये हमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में मिलती हैं और इनका काम है HCl को सिक्रीट करना और इंट्रिंसिक फैक्टर को। इसके बाद होती हैं चीफ सेल्स, जाइमोजन सेल्स या पेप्टिक सेल्स। ये सब इनके एक ही सेल्स के नेम है और ये सिक्रीट कर रही हैं पेप्सिनोजन, ठीक है। पेप्सिनोजन जो है वो एक इनएक्टिव फॉर्म है। फिर कुछ स्टेम सेल्स होती हैं जो कि अनडिफरेंशिएटेड होती हैं, एसिमेट्रिकल डिवीजन देती हैं जिससे कि स्टॉक बना रहे किसी भी सेल का। फिर होती हैं जी सेल्स का काम है गैस्ट्रिन हार्मोन निकालना। और फिर होती हैं ECF सेल्स, ठीक है। ECF सेल्स जिनका नाम है एंट्रोक्रोमाफिन सेल्स, एंट्रोक्रोमाफिन लाइक सेल्स, इनका काम होता है हिस्टामिन निकालना। अब ये जो गैस्ट्रिन है और हिस्टामिन है, इन दोनों का ही काम है HCl को सिक्रीट करवाना, HCl निकलवाना, ठीक है। तो G सेल हो चाहे ECF हो, ये दोनों ही HCl को बनाने में, सिंथेसिस करने में या उसका रिलीज कराने में हेल्प करते हैं। तो ये हो गई आपकी सारी सेल्स, गॉबलेट, पेराइटल, चीफ, स्टेम सेल्स, G सेल्स, ECF सेल्स। देखो यहाँ पे एक चीज़ ये और बताई गई है कि जैसे कि हमें हमारी बॉडी में सलाइवा जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, या हमारा अगर सलाइवा कुछ एक हर टाइम पे प्रोड्यूस हो रहा है, एक होगा कि क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। वो कैसे होता है, तो क्या होता है कि एक होती है आपकी 7th क्रेनियल नर्व, एक होती है आपकी 9th क्रेनियल नर्व, ठीक है। ये दोनों ही नर्व्स का क्या काम है कि सिग्नल भेजती है ब्रेन को कि अब आपके पास खाना आने वाला है, तो आप इंक्रीज़ कर दो सलाइवा प्रोडक्शन को। अब ये जो सलाइवा प्रोडक्शन है ये इंक्रीज़ हो जाएगा। ये जो आपकी 7th और 9th क्रेनियल नर्व है इसने बता दिया ब्रेन को कि आप सलाइवा प्रोडक्शन को तेज कर दो। पर अभी पॉइंट यहाँ पे ये होता है कि उस 7th को और 9th क्रेनियल नर्व को भी कैसे पता चला। तो पता ऐसे चला कि या तो उसने खाने को देखा साइट, या उसने स्मेल किया, या उसने थोड़ा टेस्ट किया, या उसने इस खाने के बारे में सोचा। तो जैसे ही इन चारों में से कोई चीज़ होगी तो 7th और 9th क्रेनियल नर्व सिग्नल भेज देगी सलाइवरी ग्लैंड को, पहले ब्रेन को, देन ब्रेन भेजेगा सलाइवरी ग्लैंड को, जिससे कि आपकी ये सलाइवा प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब हमको ये तो पता है कि कौन सी सेल्स क्या बना रही हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी जो ये पेराइटल सेल्स थी या ऑक्जेंटिक सेल्स थी, ये HCl बना रही थी। ECF सेल्स थी, हिस्टामिन बना रही थी। चीफ सेल्स जो थी वो पेप्सिनोजन बना रही थी,
ठीक है। लेकिन ये जो आपकी पेराइटल सेल होती है, इस पेराइटल सेल पे सबके रिसेप्टर्स हमें मिलते हैं, चाहे वो आपकी गैस्ट्रिन के रिसेप्टर हों, चाहे वो हिस्टामिन के रिसेप्टर्स हों, या फिर आपके किसी पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स के रिसेप्टर्स हों, वो सारे ही रिसेप्टर्स हमें पेराइटल सेल्स पे मिलते हैं। अब देखो, इसका मतलब कि अगर हमें HCl का रिलीज़ करवाना है तो हमें इन सब की हेल्प लगेगी, गैस्ट्रिन की भी हेल्प लगेगी, हिस्टामिन की भी हेल्प लगेगी, पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स की भी हेल्प लगेगी। यानी कि अगर हमें आपके ये पेराइटल सेल से HCl निकलवाना है, रिलीज़ करवाना है या बनाना है, तो हमें 3 रिस्पॉन्स डिपेंडेंट चलेंगे, पैरासिम्पैथेटिक, गैस्ट्रिन, हिस्टामिन। ठीक है, ये सारे इन्फ्लुएंस करके निकलवाएंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट में ये देखेंगे कि आपका HCl आखिर सिक्रीट कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इस पार्ट पे जाते हैं। तो मे बी गाइज आपको ये जो डायग्राम है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, बट आपको इसे कैसे पढ़ना है, एक स्टोरी की तरह पढ़ना है। ठीक है, हमें ये पता है कि पेराइटल सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स क्या दे रहे हैं, HCl दे रहे हैं, यानी कि ये एसिडिक इन्वायरमेंट बना देंगे 1 से 2 pH का। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। सबसे पहले ये समझो कि HCl की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, ताकि कोई कंटैमिनेशन ना हो बैक्टीरिया का। ठीक है, कोई बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी चीज़ का कंटैमिनेशन हमारी बॉडी में ना आए, इस चीज़ से प्रोटेक्शन दे रही है। दूसरा, हम ये कह सकते हैं कि कुछ एंजाइम्स थे वो हमारे इनएक्टिव फॉर्म में थे, हमें उन्हें एक्टिवेट करना है, एक्टिव करना है, इसलिए भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप देखो, बहुत ईजी है, बहुत आसानी से देखना। ये हो गई आपकी पूरी पेराइटल सेल। ठीक है, पेराइटल सेल। अब ये इसका बेसल ल्यूमेन है, ये इसका एपिकल ल्यूमेन है। हाँ, बेसल पार्ट, एपिकल पार्ट। बेसल वाला जो होता है वो ब्लड के कांटेक्ट में होता है, बी से ब्लड, बी से बेसल। एपिकल वाला पार्ट जो होता है वो ल्यूमेन के कांटेक्ट में होता है, यानी कि इस साइड आपका क्या पार्ट होगा, आपकी स्टमक का पार्ट होगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर लगे हुए हैं आपके हिस्टामिन का रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर। यहाँ पे लगा है एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। यहाँ पर लगा हुआ है आपका कौन सा रिसेप्टर, यहाँ पे लगा हुआ है गैस्ट्रिन का रिसेप्टर। हमने 3 रिस्पॉन्स का इंडिपेंडेंट वो चीज़ पढ़ी ना, 3 रिस्पॉन्स डिपेंडेंट पढ़ी ना, कि 3 चीज़ें हमें चाहिए होंगी तब HCl बनेगा। तो वो पहला कौन सा था, हिस्टामिन, एसिटाइल कोलिन, गैस्ट्रिन। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ। सबसे पहले यहाँ पर आकर बाइंड कौन करेगा, हिस्टामिन। यहाँ पर आके बाइंड करेगा गैस्ट्रिन। यहाँ पर आके बाइंड करेगा एसिटाइल कोलिन। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले जो आके H2 पे बाइंड किया हिस्टामिन, उसने G प्रोटीन को एक्टिवेट करा दिया। अब देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये हम सेल सिग्नलिंग में कवर करेंगे, बट अभी यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हो कि G प्रोटीन, यहाँ पे एक तरीके का ये GPCR था, H2 रिसेप्टर, हिस्टामिन बाइंड किया, G प्रोटीन एक्टिवेट हुआ, G प्रोटीन ने एडिनाइल साइक्लेस को एक्टिवेट किया, एडिनाइल साइक्लेस से साइक्लिक एमपी को बढ़ाया, साइक्लिक एमपी ने फॉस्फोराइलेशन किया, किसका, इस पंप का, ये पंप एक्टिवेट हो गया। ठीक है, अब ये कौन सा पंप है, पोटेशियम और हाइड्रोजन का पंप है। ठीक है, ये पोटेशियम और हाइड्रोजन का पंप जो है, हाइड्रोजन पोटेशियम पंप एक्टिवेट हो गया। इसने क्या किया, यहाँ से पोटेशियम को अंदर लाया और यहाँ से आपके एक H+ को बाहर भेजा। ठीक, आपका एक H+ बाहर गया, एक पोटेशियम अंदर आया। अब देखो किसी भी सेल में हमें ये पता है कि नॉर्मली वहाँ पे वाटर भी होगा, CO2 भी होगी। तो वाटर और CO2 ने मिलकर बना लिया H2CO3, यानी कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड किसकी प्रेजेंस में बनता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में बनता है। जैसे ये कार्बोनिक एसिड बना, ये टूट गया 2 पार्ट्स में, H+ में और HCO3 में। ठीक, H+ में टूटा, HCO3 में टूटा। अब यहाँ पर भी एक रिसेप्टर या यहाँ पे भी एक ट्रांसपोर्टर लगा हुआ है। अब ये ट्रांसपोर्टर कौन सा है, ये है आपका बाइकार्बोनेट क्लोराइड का एंटीपोर्टर। मतलब ये जो बाइकार्बोनेट है ये इसको ब्लड में भेज देगा और यहाँ से क्लोराइड को अंदर भेज देगा। समझ गए, तो अब हमारे पास क्लोराइड भी आ गया। H पहले ही बाहर जा चुका था, अब क्लोराइड भी ट्रेवल करके बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर H+ और Cl- मिलकर क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे, और pH जो है वो कम हो जाएगा। यहाँ तक आप देखो, मान लो ऐसा हुआ कि pH बहुत ज़्यादा कम होने लगा, pH यहाँ पे बहुत एसिडिक हो गया, तो यहाँ पर कुछ D सेल्स लगे होते हैं कि D सेल्स इसको सेंस कर लेते हैं और यहाँ से निकाल देते हैं सोमैटोस्टैटिन।
ठीक है। अब जैसे ही आपका ये सोमैटोस्टैटिन आता है, ये जाकर इसको नेगेटिव फीडबैक भेज देता है। किसको? ECF को, जो ये आपका हिस्टामिन बना रहा था ना, इसको बोल देता है कि भाई अब तुम रुक जाओ। तो यहाँ पर ये वाला प्रोसेस जो था ये पूरा बंद हो गया और H+ बाहर नहीं जा रहा है। तो ऐसे करके हमारा पूरा चलता है। ये जो पूरी थ्योरी लिखी है ये इसी पार्ट पे लिखी हुई है कि कैसे यहाँ पर ये सब चल रहा है। ठीक है, तो देखो ये आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि HCl सिक्रेट हो कैसे रहा है पेराइटल सेल से। सेम चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। आप एक रीडिंग मारोगे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। आपके लिए मैंने जूम कर लिया, आप इससे स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको अच्छे से रीड करना, इस डायग्राम को सामने रख के अपनी नोटबुक में चीज़ें लिखो, डायग्राम बनाओ। जितना लिखोगे जितना बनाओगे उतना समझ आएगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। अब हम यहाँ पर आ गए हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब यहाँ तक जो था वो हमें यही बताया हुआ था कि pH कम हुआ, HCl बढ़ा, D सेल्स ने सेंस कर लिया, सोमैटोस्टैटिन आ गया। आपका जो फंडस और बॉडी वाला पार्ट है वो स्टोरेज कराता है। ठीक है, अब देखो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो होता है वो होता है सिलाइवरी अमाइलेज के प्रेजेंस में, माउथ में थोड़ा सा। मतलब ऐसा नहीं कि सारा कार्बोहाइड्रेट्स उधर ही हो रहा है, बट हाँ कुछ पार्ट जो है आपका कार्बोहाइड्रेट्स का वो माउथ में होता है, बाकी किसी का भी नहीं हो रहा था माउथ में। एंट्रम वाले पार्ट में होता है प्रोटीन का डाइजेशन। ठीक है, अब देखो प्रोटीन का डाइजेशन क्या हो रहा है स्टमक में। स्टमक में हमने देखा था कि पेप्सिनोजन आ रहा था इनएक्टिव फॉर्म में। ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिनोजन आ रहा था। अब क्या होगा, ये इस HCl की प्रेजेंस में पेप्सिन बना लेंगे। ठीक है, पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हुआ, यानी ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये जो है आपका एक्टिव फॉर्म है, ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया पेप्सिनोजन पेप्सिन में HCl की प्रेजेंस में। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि एक बार पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया HCl की प्रेजेंस में, तो अब यहाँ पर HCl कम भी हो जाए तो भी ये अपने आप से बदलता रहेगा एक्टिव फॉर्म में, सेल्फ ऑटो कैटेलिटिक। एक बार बस इसे ज़रूरत होती है। आफ्टर इनिशिएटिंग द पेप्सिन विल रिप्लेस द रोल ऑफ HCl, देन इट इज़ ऑटोमेटिकली कन्वर्टिंग इनटू पेप्सिनोजन टू पेप्सिन। अब देखो ये जो पेप्सिन है ये क्या है, ये एक तरीके का एंडोपेप्टाइडेज है जो कि ब्रेक करता है कौन सी पोजीशन पे, फिनाइल एलानीन की पोजीशन पे हमेशा तोड़ता है। किसी को भी ये कहाँ तोड़ता है, किसी भी प्रोटीन को फिनाइल एलानीन की पोजीशन पे तोड़ता है। अब देखो, अब नेक्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे कि इसने प्रोटीन्स को, पेप्सिन को तोड़ा है पेप्टोन्स और प्रोटीएसेस में। अच्छा, अब ये पेप्सिन फिनाइल एलेनिन की पोजीशन, इस प्रोटीन की फिनाइल एलेनिन की पोजीशन पे तोड़ रहा है 1 से 2 pH के पे, और पेप्टोन्स और प्रोटीएस दे रहा है। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये पेप्टोन्स क्या होता है, प्रोटीएस क्या होता है। देखो, अगर एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि जो अमोनियम सल्फेट होता है उसके साथ हम प्रेसिपिटेट करते हैं, इन दोनों को छानते हैं। अगर अमोनियम सल्फेट के साथ प्रोटीन प्रेसिपिटेट हुए तो वो हो जाएगा पॉजिटिव प्रेसिपिटेशन। अगर अमोनियम सल्फेट के साथ आपका प्रेसिपिटेशन नहीं होता है तो हम उसे बोलते हैं नेगेटिव प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अगर प्रेसिपिटेट नहीं हुए दैट मीन्स आपके जो प्रोटीन्स हैं वो बड़े हैं। ठीक है, और अगर आपके प्रेसिपिटेट जो है वो मतलब अगर आपके प्रोटीन्स प्रेसिपिटेट हो गए तो आपके प्रोटीन्स इतने बड़े नहीं, छोटे हैं। ठीक है, इसी के ऊपर हम डिपेंड करते हैं पेप्टोन्स। ठीक है, ये वाले जो पेप्टोन्स होते हैं ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे और ये वाले नहीं होंगे। इस बेसिस पे हम पेप्टोन्स और प्रोटीएज वर्ड को यूज़ करते हैं। अब देखो, कोई भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है यहाँ पे एक्सेप्ट सम फैटी एसिड्स। यहाँ पर सिर्फ ये पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हुआ है, प्रोटीन्स तोड़े गए हैं पेप्टोन्स और प्रोटीएज में, ये हम स्टमक में चल रहे हैं। अब इसके बाद any lipophilic molecule like drug can easily enter the blood stream through the stomach। कोई ड्रग लिया हमने तो अगर वो लिपोफिलिक मॉलिक्यूल है तो वो आराम से ब्लड में चला जाएगा अगर वो स्टमक में पहुंच गया है। इथाइल अल्कोहल ईजिली डाइजेस्ट हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। अगर हमने इथाइल अल्कोहल के साथ कुछ लिया है, लाइक चखना, अगर हमने कुछ लिया है, अगर हमने ड्रिंक के साथ कुछ लिया भी हुआ है तो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है क्योंकि जो फूड है वो एक्यूमुलेट हो गया है स्टमक में, इकट्ठा हो गया है, तो आपकी जो एब्जॉर्प्शन है वो थोड़ी सी धीमी चली जाती है। ठीक है, ये वाला पार्ट था। अब फॉर योर कन्वीनियंस मैंने फिर से यहाँ पर एक चिट बना दी है ताकि आप उसे देखो और समझो। स्क्रीनशॉट ले लेना, चीज़ को रीड कर लेना, समझ आ जाएगा। यहाँ पर एक जनरल पॉइंट बताया गया है कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं,
ठीक है। अमंग ऑल द एंजाइम्स द प्रोटीज आर रिलीज्ड इन इनएक्टिव फॉर्म। बाकी जो भी एमाइलेज होंगे, लाइपेज होंगे, वो सारे एक्टिव कन्फिग्रेशन में ही आते हैं। सिर्फ एक प्रोटीन को तोड़ने वाले प्रोटीजेज ही होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में आते हैं, हमें उन्हें एक्टिव करना पड़ता है। नाउ म्यूकोजल बैरियर, ये हम गॉबलेट सेल्स को देख रहे हैं, ये आपकी गॉबलेट सेल्स हैं। अब हमने यहाँ पर देखा कि म्यूकस के पास होता है बाइकार्बोनेट, है ना। म्यूकस के पास क्या होता है, ये जो आपकी ये वाली जो सेल्स, ये देखो पहले देखो, ये जो सेल्स थी ये आपकी गॉबलेट सेल्स थी। अब इसके ऊपर ये लगा है म्यूकस, ये जो ऐसे 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 करके लगा, ये म्यूकस है और ये रिच है बाइकार्बोनेट में, ठीक। अब ये हो गया आपका रिच बाइकार्बोनेट में। इसके बाद क्या हुआ कि आपके पास यहाँ पर आने लगा वो HCl, ठीक है। अब यहीं पे तो HCl आ रहा है, देखो HCl आ रहा है। तो HCl क्या करता है, इस बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बना देता है। HCl और HCO3 माइनस मिलकर कार्बोनिक एसिड बना देते हैं, जिससे कि एसिडिटी जो होती है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। Mucus contains bicarbonate ions which further gets combined with H plus of HCl और HCO3 माइनस, ठीक है। कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, देयरफॉर एसिडिटी आपकी न्यूट्रलाइज हो गई और सेल्स आपके प्रोटेक्टेड रहे। अब देखो, ह्यूमन्स आर एबल टू डाइजेस्ट मीट बिकॉज ऑफ पेप्सिन विच इज एबल टू क्लीव द कोलेजन। The blood passing through the stomach is going to become alkaline, that is alkaline tide, because of the entry of HCO3 ions in the blood, ठीक है। HCO3 आयंस हमने पीछे पढ़ा था ना, जब हम HCl बना रहे थे, HCO3 आयंस जो होते हैं वो इधर मूव कर जाते हैं ब्लड की तरफ, उसे हम एल्केलाइन टाइड भी बोलते हैं। अब देखो, एक ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि हमने क्या किया, ये हमारा एक स्टमक था, हमने पार्शियल गैस्ट्रोक्टोमी कर दिया, मतलब आधे पार्ट को काट दिया, ठीक। या ऐसा बोल लो कि हमने डैमेज ऑक्जेंटिक सेल्स का काम किया था HCl बनाना, हमने उसको काट दिया, तो क्या होगा। पेराइटल सेल्स क्या करती थी, HCl बनाती थी, पर अब हमने अगर पेराइटल सेल्स को हटा दिया है तो HCl कम होने लगेगा, इंट्रिंसिक फैक्टर कम होने लगेगा, है ना। तो क्या होगा, पार्शियल गैस्ट्रोक्टोमी रिजल्ट्स इन इन्फेक्शन थ्रू ओरल रूट अनीमिया एंड न्यूरल रिलेटेड डिसऑर्डर्स। देखो, HCl का काम था प्रोटेक्शन देना, बट अब यहाँ पे इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिर इंट्रिंसिक फैक्टर का काम क्या होता है, ब्लड का फॉर्मेशन, ब्लड के फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर भी कम हो गया, यानी कि हमें अनीमिया भी प्रॉब्लम कर सकता है, न्यूरल रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी आ सकते हैं। फिर हम देख रहे हैं पेप्टिक अल्सर्स क्या है। पेप्टिक अल्सर्स किस वजह से होते हैं, सबसे पहले पेप्टिक अल्सर्स होते हैं ड्यू टू एल्कोहल, ठीक है, या फिर एल्कोहल लिया हमने, या फिर आपका ये जो म्यूकस वाला बैरियर था ये टूट चुका है, HCO3 नहीं है, वो कार्बोनिक एसिड नहीं बन पा रहा है, यानी कि HCl अपना पूरा काम कर रहा है, एल्कोहलिक है। एक इन्फेक्शन होता है ड्यू टू वन बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं आपका हेलिकोबैक्टीरियम पाइलोरी, ठीक है। इस बैक्टीरिया की वजह से भी पेप्टिक अल्सर्स होते हैं। इसके अलावा NSAIDs की वजह से भी होते हैं। NSAIDs क्या होते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जो कि एक तरीके के पेन किलर्स होते हैं, पेन किलर्स यूजुअली हम लेते हैं। अब देखो ये क्या काम कर रहे हैं, अब हम सबसे पहले समझेंगे कि कैसे ये जो NSAIDs हैं ये कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक। इसको समझने के लिए देखो, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन देखेंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन का काम होता है पेन इंड्यूस करना, पेन देना, ठीक है। और NSAID जो होते हैं इस प्रोस्टाग्लैंडिन को कम करती हैं। इसके अलावा ये जो पेन इंड्यूसर है, अब देखो ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट काम करता है। कंसंट्रेशन डिपेंडेंट काम का मतलब समझते हो, अगर वो हाई हुआ तो पेन देगा, पेन आएगा। अगर उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम है तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो किडनी हो, लंग्स हो, लिवर हो। इसके अलावा ये इंक्रीज करता है म्यूकस और बाइकार्बोनेट के सिक्रीशन को, यानी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करके रखता होगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमने क्या किया, पेन किलर्स ले लिए, NSAID ले ली, तो अब ये जो थे ये इस प्रोस्टाग्लैंडिन के इनहिबिटर थे, है ना। तो क्या होगा, जब हम NSAID ले लेंगे तो प्रोस्टाग्लैंडिन कम बनने लगेगा, कम हो जाएगा, यानी कि म्यूकस और बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन भी तो कम हो जाएगा। तो NSAID ज़्यादा लेने पर भी पेप्टिक अल्सर होते हैं। अब देखो यहाँ पर देखो कि एक्चुअली में प्रोस्टाग्लैंडिन है क्या। फॉर योर नॉलेज आपको पता होना चाहिए, ये आपकी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पर एक आपका मेम्ब्रेन बाउंड लिपिड लगा है जिसका नाम है एराकिडोनिक एसिड।
ये एराकिडोनिक एसिड दो एंजाइम्स की प्रेजेंस में COX-1 COX-2 की प्रेजेंट में प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है। COX-1 यूनिवर्सल है, मतलब हर टिश्यू पे काम करेगा। COX-2 आपका अलग अलग टिश्यूज़ पे अलग, जैसे किडनी पे अलग, लिवर पे अलग, अलग अलग प्रोस्टाग्लैंडिन्स देगा। अब देखो, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स में भी 3 कैटेगरीज हैं, जैसे ब्रैडिकाइनिन। ब्रैडिकाइनिन क्या कराता है? ब्लड वेजल्स को डायलेट कराता है। ठीक है, बीपी कम हो जाए इसकी वजह से कराता है, तो ब्रैडिकाइनिन डायलेशन कराता है। प्रोस्टासाइक्लिन भी आपका डायलेशन कराता है, फॉर्मेशन नहीं होने देता ब्लड क्लॉट्स का। वैसे ही ल्यूकोट्राइन होते हैं। ल्यूकोट्राइन क्या करते हैं? जो ब्रोंकाइल्स होते हैं हमारे लंग्स में, उनको ये कराता है कॉन्स्ट्रिक्ट। ठीक है, जिसकी वजह से हमें होती है अस्थमा या एलर्जीज जैसी प्रॉब्लम। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आपका प्रोस्टाग्लैंडिन कैसे बनता है, वो सब चीज़ें हैं, क्या क्या उसकी क्लासिफिकेशन है। बाकायदा मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं उनको आपके NSAIDs जो होते हैं वो रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं। और प्रोस्टाग्लैंडिन म्यूकस भी कहीं ना कहीं बाइकार्बोनेट सिक्रीशन को भी बढ़ाता था। अगर NSAID जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन को रोक देंगे तो आपका म्यूकस और बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन भी कम हो जाएगा। इसका मतलब है HCl बढ़ेगा। HCl बढ़ेगा तो आपके पेप्टिक अल्सर्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ठीक है, यहाँ पे आज के लिए हम एंड करते हैं। तो अब जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी वी विल कंटिन्यू फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, हम इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट ये होगा कि आप पीछे का पूरा रिवाइज करके आओ, अच्छे से नोट्स बनाओ, चीज़ों को अपने पास लिखो। और इस चीज़ के लिए भी मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट नोट यहाँ पे आपके लिए लगा दिया है ताकि आप इसे पढ़ के कर सको। ठीक है, तो आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर। फॉर नेक्स्ट वीडियो आप भूलिए मत कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना इस वीडियोस को, जिसको भी इसकी नीड हो, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन आपके साथ सॉरी मेरी प्रिपरेशन भी चल रही है। सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।